हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है, साइंटिस्ट ने पता लगाया है प्लांट्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। एक प्लांट के ऊपर अगर कोई हर्बीवोरस एनिमल आता है, मतलब उसको खाने लगता है, या फिर कोई इंजरी आती है, या फिर कोई कीड़ा वीड़ा लग जाता है, तो वो एक केमिकल रिलीज करता है एटमॉस्फेयर के अंदर, जिससे आसपास वाले प्लांट्स को पता लग जाता है कि भाई ये वाली दिक्कत है, और वो उसके लिए अपना खुद को सिक्योर करना शुरू कर देते हैं। मतलब यहाँ पे प्लांट है, उस पे कीड़ा लग गया है, पर यहाँ पर जो प्लांट है उस पे कीड़ा नहीं लग पा रहा है क्योंकि इसने इसको बता दिया है। मतलब आपस में प्लांट्स बात कर रहे हैं। जो हमेशा से कहा जाता है प्लांट जिंदा होते हैं, उनमें जान होती है, तो उनको तोड़ना नहीं चाहिए, रात को प्लांट्स नहीं तोड़ने चाहिए। ये वही वाली कहानी निकल के आ रही है। ऐसा देखा गया है कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये बहुत तेजी से एक्सटेंड भी होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, एक प्लांट ने केमिकल रिलीज किया, उसके बाद दूसरे प्लांट के ऊपर भी अटैक हुआ, उसने भी केमिकल रिलीज किया, जिसकी वजह से केमिकल की कंसंट्रेशन बढ़ गई और लंबे डिस्टेंस तक सबको सिग्नल पहुंच गया कि भाई ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, हवा हो गई, वेदर हो गया, ये सारी चीजों की वजह से इसका वेरिएशन आता है। बट भाई बढ़िया रिसर्च कंडक्ट हुई है। जो गूगल डीप माइंड के सीईओ है, उन्होंने बोला है कि आने वाले 10 साल के अंदर ही एआई की वजह से ज्यादातर बीमारियों का इलाज हमारे पास में होगा। और यही मुझे भी लग रहा है। अगर आप इस चैनल को कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हो, तो जितना हम बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं एआई की वजह से जो सॉल्व हो रही है, वो लग रहा है कि भाई बहुत ही जल्दी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। इनका एक 60 मिनट का इंटरव्यू आया है जहां पर उन्होंने ये वाली बातों के बारे में बात करी है। उन्होंने बोला है कि अब डायग्नोस करना और एक्यूरेट हो गया है और फास्ट हो गया है। स्पेशली रेयर डिसीज के लिए जो ड्रग बनाना है या पर्सनलाइज ड्रग बनाना है, वो भी रिलेटिवली बहुत आसान हो गया है। इसके साथ में साइंटिस्ट ने एक और नई चीज करी है। माँ के पेट के अंदर ही बच्चा है, वूम के अंदर ही बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, वहां पर उसके अंदर एक केमिकल इंड्यूस करके, जो कि एफडीए अप्रूव था, उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है एसएमए करके, जिसकी वजह से जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उसमें दिक्कत आती है, बच्चे की मसल में वीकनेस रहती है, मूवमेंट में इशू आते हैं, और 3 साल की उम्र तक हमको दिखाई भी देने लग जाता है। तो इन्होंने किया क्या, फीटस को एक ड्रग दिया SMN2 जीन प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए, जिसकी वजह से ये डिसीज सॉल्व होती हुई दिखाई दी। अब दिखाई दे रहा है बच्चे में साइंस नहीं है। बढ़िया चीज है भाई। मतलब बच्चा पैदा होने से पहले ही चीजें सॉल्व हो रही है। यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताता हूँ जो बच्चा पैदा होने से पहले होती है, कई लोगों को नहीं पता होगा जो कि माँ बाप नहीं बने होंगे। तो सिंपल सी बात, प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी कुछ महीने के बाद में एक टेस्ट होता है जहां पर चेक किया जाता है बच्चे की हेल्थ क्या है। अल्ट्रासाउंड तो चेक हो ही रहा है, मतलब जहां पर पेट के ऊपर देखा जा रहा है कि भाई बच्चे के हाथ बन गए हैं, ऑर्गन सही से बन रही है नहीं बन रही है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। अगर होता है तो पहले ही बता दिया जाता है। उसके बाद में मार्कर टेस्ट होते हैं, डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से, जहां पर चेक किया जाता है बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ब्रेन वाला कुछ इशू तो नहीं है, कुछ कमियां तो नहीं रह रही। माँ के ब्लड टेस्ट भी होते रहते हैं कि कोई चीज की कमी तो नहीं हो रही, या कोई चीज बढ़ती हुई दिखाई तो नहीं दे रही है। अब ये जो साइंटिस्ट ने रिसर्च करी है, थोड़ा और लेवल अप हम एक बार को कह सकते हैं कि डिसऑर्डर अगर दिखाई दे रहा है तो आप उसको क्योर भी कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, डिसऑर्डर होता है तो बच्चे को कहते हैं कि छोड़ दो भाई, इसको अबॉर्ट करो, कि बच्चा हेल्दी पैदा नहीं होगा, या फिर बच्चे के बहुत हाई चांसेस है कि इसको ये इश्यूज हो सकते हैं। बाकी अफ्रीका की बात करके चले तो वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, लिटरली टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्टिनेंट टूट रहे, 2 हिस्से के अंदर जा रहे हैं। 2005 के अंदर यूटोपिया के अंदर 35 मील लंबा क्रैक डिस्कवर किया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि जो मैग्मा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसकी वजह से मिलीमीटर बाय मिलीमीटर ये कॉन्टिनेंट टूटता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके से सब चल रहा है, 5 से 10 मिलियन ईयर्स के अंदर हमको एक और नया समुद्र बनता हुआ दिखाई देगा, कॉन्टिनेंट अलग होता हुआ दिखाई देगा। पहला माना जाता है, ऐसी थ्योरी है कि जितने भी कॉन्टिनेंट है वो सबके सब एक ही हुआ करते थे। उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो टूटते चले गए, अलग 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 होते चले गए, और आज इतने सारे कॉन्टिनेंट हो गए हैं। तो ये एक तरह से जो थ्योरी है कि भाई ऐसा था सब कुछ, उसका प्रूफ दिखाई दे रहा है। बाकी अगर श्रीधर वेम्बू जी की बात करके चले, जो कि जोहो के फाउंडर है, उन्होंने बोला है इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट देख रहा है। मतलब चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। उनका कहना है ग्लोबल लेवल के ऊपर जो डेवलपमेंट वगैरह थी, वहां पे इनएफिशिएंसीज थी, जिसकी वजह से चीजें महंगी हो जाती थी, ढंग से नहीं हो पाती थी, और इंडिया उसी को कैपिटलाइज करता। जैसे यूएस के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, वो सॉल्व नहीं हो पा रही, सॉल्व करने के लिए बहुत पैसा लग रहा है, इंडिया उस प्रॉब्लम को सस्ते में सॉल्व कर देता था। तो इंडिया एक बेटर ऑल्टरनेटिव था। बट एआई के आने की वजह से
अब वो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो पा रही है, उतनी बड़ी टीम्स की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी टीम भी बहुत सारे काम कर पा रही है। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों की जॉब इसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या नौकरियां जाती हुई दिखाई देगी या इवॉल्व होती हुई दिखाई देगी, ये सवाल है। सबके सब कह रहे हैं कि भाई रिप्लेस नहीं होगी, इवॉल्व होगी। मुझे ऐसा लगता है रिप्लेस होगी, क्योंकि इतनी तेजी से नौकरियां जनरेट नहीं हो सकती। आप समझने की कोशिश करो, आज अगर एक टेक कंपनी है, उसके पास में 50 डेवलपर है जो कि एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो 50 बंदों का सारा काम 5 बंदे मिलकर कर सकते हैं। 45 लोगों की नौकरियां चली गई, तो इसका मतलब हमको 10 गुना ज्यादा और स्टार्टअप्स खोलनी पड़ेगी कि भाई उतना ही वर्कफोर्स बना रहे, जो कि बहुत मुश्किल है। इतनी तेजी से इतने सारे आइडियाज के ऊपर काम होने लग जाए, जिसके लिए बहुत सारा फंड चाहिए होगा, बहुत कुछ चाहिए होगा, जो कि मुझे सोचने में लग रहा है कि शायद पॉसिबल नहीं है। और यहां पर हमने ग्रोथ की तो बात ही नहीं करी है। अगर एग्जिस्टिंग लोग इतने हैं, कितने लोग नए आ रहे हैं, उनके लिए नए आइडियाज चाहिए होंगे, नया काम चाहिए होगा करने के लिए, तो शायद जॉब शिफ्ट हो जाएगी। मतलब अभी के टाइम पे जो कोडर्स थे वो कोडर नहीं कर रहे होंगे, कल को कुछ और कर रहे होंगे। जो टॉप ऑफ द लीग लोग होंगे वो तो टॉप ऑफ द लीग ही रहेंगे। ये नहीं है कि एआई 100% सारा का सारा काम एकदम फ्लुएंसी से करेगा। 90%, 99% तक कोड भी कर देगा, बट कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होगी, चेक करने के लिए, रिव्यू करने के लिए कि भाई उसने लॉजिक सही तरीके से लगाया नहीं लगाया, या फिर एआई को समझाने के लिए। तो मेरे को ऐसा लगता है जो प्रोडक्ट मैनेजर वाला रोल है ना, वो बहुत खतरनाक होता हुआ दिखाई देगा। प्रोडक्ट मैनेजर प्लस थोड़ा सा एआई कोडिंग, वो खुद से कुछ प्रोडक्ट्स बना पाएगा। प्रोडक्ट मैनेजर का मतलब क्या होता है कि मान के चलो मैं अकाउंटेंट हूं और मुझे अकाउंट्स की नॉलेज है, सब कुछ है। अब मैंने टीम को मैनेज करना भी सीख लिया, कोडिंग वोडिंग की दुनिया भी समझ ली। तो अब क्या होगा, मुझे कोडिंग भी समझ में आ गई, टीम को मैनेज करना भी समझ में आ गया, एआई भी समझ में आ गया, अकाउंटिंग भी आ गई। अब मैं अकाउंटिंग के अराउंड खुद से ही प्रोडक्ट डेवलप कर पाऊंगा, ठीक है, या फिर किसी कंपनी के अंदर काम कर पाऊंगा जो कि अकाउंटिंग अराउंड प्रोडक्ट बना रहे हो। तो मुझे लगता है ये वाली फील्ड्स खुलेगी। अगेन नौकरियां तो जाएगी, ये मेरा मानना है। अब अगर हम नंदन नीलकरी जी की बात करके चले, तो उन्होंने बोला है आप एआई को स्केल नहीं कर सकते इंडिया के अंदर हाई कॉस्ट के साथ में। उन्होंने बोला है इंडिया के अंदर अगर एआई को अडॉप्ट करवाना है तो ज्यादा खर्चे नहीं करवाने हैं, और फोन एक अच्छा मीडियम रहेगा अगर हम एआई अडॉप्शन की बात करके चले। मुझे भी पर्सनली ऐसा ही लगता है। बहुत सारे लोग जीपीयूज, कंप्यूटर्स, बहुत सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर पाएंगे। फ़ोन सबके पास में है। अब सस्ते सस्ते फ़ोन में भी जेमिनाई वगैरह आने लग गया है, जहाँ पर आप उसको मज़े से यूज़ कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सस्ते फ़ोन नेटिवली पूरा काम एआई में कर देंगे। अभी तो कोई प्रोडक्ट ही लॉन्च नहीं हुआ मार्केट के अंदर। इस साल हम शायद देखने को मिलेंगे कि फ़ोनों में एजेंटिक फ्लो हो जाएगा, कि मैं उसको बोलूँगा ये कर दे, वो सारा का सारा टास्क परफॉर्म कर देगा। सस्ते फोनों के अंदर शायद वो फीचर नहीं आएगा, महंगे फोनों के अंदर आएगा। बट अगर इंडिया के अंदर हमको एआई में नेक्स्ट लेवल जाना है, तो कहीं ना कहीं फोन ही एक गेटवे होगा स्केलिंग के लिए, क्योंकि हम मासेस तक तभी पहुंच पाएंगे। फ्यूचर जो कंजम्पशन होने वाला है वो ऑडियो वीडियो फॉर्म में होगा, या ऑडियो वीडियो फॉर्म में हम इनपुट देंगे। अभी के टाइम पे हम टाइप करके गूगल पे सर्च मारते हैं, हमारी हैबिट बदलनी शुरू हो जाएगी, हम बोल के चीजें करने लग जाएंगे। अभी के टाइम पे हमको प्लांट खराब हो रहे हैं, ये हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा, हम उसको टाइप करते हैं, भाई मेरे प्लांट में ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, मेरे को समझाना ही नहीं आ रहा। अब हम ऑडियो में भेज देंगे, मेरे प्लांट में दिक्कत आ रही है, आ रही है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं वीडियो से रिकॉर्ड कर, भाई मेरे प्लांट में दिक्कत आ गई है, बता क्या हुआ है, कैसे सॉल्व करूं। एक रियल एक्सपर्ट आपके पास में आएगा। और ये हो रहा है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि फ्यूचर में होगा, ये आज के टाइम पे जेमिनी कर पा रहा है, चैट जीपीटी कर पा रहा है, एक्स का जो ग्रॉक है वो कर पा रहा है। उन्होंने भी रिसेंटली फीचर निकाला है कि आप वीडियो खोल के वीडियो दिखा के सारी की सारी बातें पूछ लो। तो यही एक बड़ा शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा मेरे हिसाब से, और यही एक बड़ा एडॉप्शन होगा। मेरी मम्मी ये यूज करती है। अगर आपने ये यूज नहीं किया ना, शर्म आनी चाहिए। मतलब मैं ये बोलता हूँ, टेक न्यूज़ देख रहे हो, साइंटिफिक न्यूज़ देख रहे हो, और अगर आपने एआई नहीं यूज़ किया, शर्म करो। मेरी मम्मी यूज़ करती है, चैट जीपीटी को फोटो भेज देती है, वीडियो भी आ गया उनको करना, अब वो वीडियो भेजते हैं, मेरे प्लांट्स में ये हो रहा है, मेरे डॉगी के ऊपर ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, बताओ क्या करूँ। वो बता रहा और मम्मी काम कर रही है। बाकी BMW की बात करके चले, तो वो डीप सीक को चाइना के अंदर इंटीग्रेट कर रहा है अपनी गाड़ियों के अंदर, क्योंकि उनको लगता है कि चाइना एक बड़ी मार्केट है, वहां पर कैप्चर करना है, तो भाई इन्हीं का एआई को इंटीग्रेट कर लो ताकि हम ढंग से काम कर पाए। अभी कुछ टाइम पहले ही साउथ कोरिया की अथॉरिटीज ने एक्यूज किया था कि वो डेटा का मिसयूज कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। डीप सीक में बहुत सारे प्राइवेसी कंसर्न भी आए। बेसिकली ऑटो प्रॉम्प्टिंग हुई थी अभी रिसेंटली, कि मतलब बंदे ने कुछ बोला और वो अपने आप ही खुद से ही मैसेज भेज के खुद ही रिप्लाई कर रहा है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, अभी रिसेंट टाइम की बात है, मेरे साथ हुआ, आपके साथ हुआ, कमेंट सेक्शन में बताना ऐसा कभी।
मैं इमेज जनरेशन कर रहा था चैट जीपीटी के साथ में, मैंने उसको समझाया, मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया, वो इमेज जनरेट कर रहा है, उसने कुछ और इमेज जनरेट कर दी जो मैंने मांगी ही नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि कहीं इंटरलिंक तो नहीं हो गया, किसी और का डेटा मेरे पास आ गया, उसका मेरे पास चला गया। अगर ऐसा हुआ है, बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। अब ये क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, कमेंट सेक्शन में बताना। मैं तो कहता हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेके ट्विटर पे भी डाल दो, क्योंकि मैं ट्विटर पे एक्टिव नहीं हूँ, 8 लोगों में से कोई हो सकता है। बाकी व्हाट्सएप की बात करके चले तो वो अब आपको लोगों को ब्लॉक करने का ऑप्शन देगा कि आपकी वो चैट सेव ना कर पाए। एक प्राइवेसी ऑप्शन निकाला जा रहा है जहां पर लोग आपकी चैट को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। एक एसेंशियल फीचर है अगर प्राइवेसी लेवल पे बात करके चले तो, क्योंकि लोग चैट करते हैं, उसके बाद ब्लैकमेल करने के लिए, मिसयूज करने के लिए सबका बैकअप बना लेते हैं। बाकी टेस्ला वालों की बात करके चले तो उनका जो ह्यूमनॉइड रोबोट है उसकी प्रोडक्शन डिले हो सकती है। भाई सपना था मेरा यार, मैं लूंगा, 15 लाख रुपए के आसपास का प्लान था, तो मैं कहा मैं भी लूंगा, अपने घर पे रखूंगा, ऑफिस में रखूंगा, गाड़ी में लेके आऊंगा, उसका घुमा करूंगा, मेरा बैग लेके चलेगा, मीटिंग मेरे साथ चलेगा। मैं तो ये सोचा था 15 लाख रुपए का था, मैंने कहा भाई मजा हो जाएगा। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिले होगी, और एलॉन मस्क की जो हिस्ट्री रही है, वो शोर मचाते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, करते कुछ नहीं है, ये वही हो रहा है। अब इसके पीछे शायद एलॉन मस्क की गलती नहीं है, उनका कहना है कि रोबोट को बनाने के लिए जो रेयर मेटल्स वगैरह चाहिए, मैग्नेट्स वगैरह बनाने के लिए सामान चाहिए, वो सब चाइना से आ रहा है, और चाइना ने अभी यूएस और चाइना के पंगे के चक्कर में कुछ मिनरल्स को रोक दिया है, क्योंकि उनका कहना था ये जो मिनरल्स है ये नॉर्मल यूज में भी आते हैं और मिलिट्री यूज में भी आते हैं, इसलिए हम नहीं दे रहे। एलॉन मस्क ने बोला भाई हम नॉर्मल यूज के लिए यूज कर रहे हैं रोबोट के लिए। बाकी क्या ये रोबोट्स मिलिट्री यूज के लिए नहीं आ सकते? ये तो मैं बात मानता नहीं अगर देखा जाए तो, क्योंकि भाई आपने प्रोडक्ट बनाया किसी और चीज के लिए, यूज कुछ भी हो सकता है ना। अभी अगर आप आईपीएल देखते हो तो आईपीएल में एक कुत्ता घूम रहा है एआई वाला, पहले मुझे लगा था ये बॉस्टन डायनेमिक्स वाला कुत्ता है, पर ऐसा नहीं है, ये चाइना की कंपनी का एक है और उनका वर्जन 2 है, और उनके ऊपर एलिगेशंस है कि भाई उनका जो सारा डेटा है, कैमरा का जो फीड है, जो भी दिखाते हैं, वो सारा का सारा इंटरनेट से एक्सेस हो सकता है। ये कंपनी एक्सेस की बात नहीं कर रहा हूं कि मतलब आप एक्सेस हैक करके निकाल सकते हो, इतना ओपन कर रखा था उन्होंने। अब समझने की कोशिश करो, आईपीएल मैचेस के अंदर एक कुत्ता यूज हो रहा है जिसके अंदर कैमरा लगाया गया है, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है। ऑल दो अभी के टाइम पे उस रोबोट को कोई मैकेनिकली ऑपरेट कर रहा है, कोई बैठ के रोबोट से उससे चला रहा होगा, बट इसके ऊपर ऑटोमेशन लगा के उसको पूरा ऑटोमेटिक भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि अगर इसको हैक कर लिया जाता है, पहले ही इतने सारे गलत कांड चल रहे हैं हमारे देश के अंदर, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, तो अगर किसी ने इस रोबोट को हैक कर लिया, अब वो क्रिकेटर्स के बीच में घूम रहा है, वो कुछ भी तो कर सकता है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, भाई बहुत ताकत है इस रोबोट में, अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। अगर ये गलत जगह पे मुक्का उक्का मार दे, गलत जगह पे कुछ कर दे, कांड हो सकता है बहुत खतरनाक। अब पता नहीं क्यों किया जा रहा है, ये आईपीएल वाले हैं, ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढ सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, टशन मारने के लिए किया गया है, स्पॉन्सर्ड है, क्या है पता नहीं। बाकी चाइना वालों ने एक नया क्वांटम कोड बैरियर तोड़ा है, 90 बिट आरएसए एन्क्रिप्शन को तोड़ा गया है क्वांटम कंप्यूटर से। अब ये एक सवाल है जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अभी हम हैकिंग की बात कर रहे थे ना, एक जमाने में ना हैकिंग हुआ करती थी, मैं बात कर रहा हूं अर्ली टाइम ऑफ इंटरनेट, जहां पर वेबसाइट सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, इंक्रिप्शन नहीं हुआ करता था। अगर आपको याद हो, अगर आप थोड़े छोटे नहीं हो तो आपने देखा होगा रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही पॉपअप्स आने लग गए, भाई दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर्ड, मतलब उसने एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं ले रखा। वेबसाइट का जो यूआरएल होता है ना, वो होता है https: उसके आगे वेबसाइट, तो एस जो है वो सिक्योर्ड है, अगर एस नहीं होगा तो वो सिक्योर्ड नहीं होगा। अब वो सिक्योर्ड का मतलब क्या है, एक चीज होती है उसको हम कहते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट, जो एक तरह का इंक्रिप्शन है कि भाई अगर कोई वेबसाइट के अंदर आएगा तो पहले उसको ये इंक्रिप्शन तोड़ना पड़ेगा, तभी वो काम कर पाएगा, जिसके चक्कर में हैकिंग से आप बच सकते हो। अभी के टाइम पे जो इंक्रिप्शन चलती है 128 चलती है, 256 चलती है, मान के चलो अच्छी वेबसाइट्स के ना 256 तो मिनिमम मान के चलो। मैंने इससे बहुत हायर इंक्रिप्शन भी देखी है, कुछ पेड एसएसएल भी आता है जिसमें बहुत खतरनाक इंक्रिप्शन भी होती है, बट ये नंबर मान के चलो, आपको सिर्फ नंबर याद रखना है 128 256। तो ये 256 है, 128 है, ये क्या है, एक तरह से इंक्रिप्शन का लेवल है कि कितने लेवल तक आपने इंक्रिप्ट कर रखा है। कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं, हैकिंग कैसे हुआ करती थी पहले। यहां पे मैं बैठा हूं, यहां पे एक Amazon का सर्वर है जहां से मैं कुछ खरीद रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी वेबसाइट में कार्ड डिटेल्स भरी, सब कुछ भरी और उसको सबमिट किया। ये डेटा गया इनके सर्वर के ऊपर और इनके सर्वर ने वो परचेज डाल दिया और परचेज से मेरे पास में आ गया, हाँ भाई हो गया। अब हैकर्स क्या करते थे, इसके बीच में घुस जाते थे,
इसके बीच में घुस के, ऑल्दो अभी भी घुस सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। बट हैकर्स बीच में घुस के क्या करते थे कि भाई मैंने अपनी कार्ड डिटेल्स मांगी, वो उनके पास चली गई और मेरे को दिखाई दिया भाई फेल्ड हो गया। वो फेल्ड नहीं हुआ, उन्होंने वो सारा का सारा डेटा निकाल लिया, सब कुछ कर लिया। कई बार क्या होता था, कुछ खतरनाक हैकर्स होते थे, वो खुद से ऑर्डर प्लेस ही नहीं करते थे, पर अमेज़न को ऐसा लगता था भाई ऑर्डर प्लेस हो गया। तो अर्ली टाइम्स ऑफ इंटरनेट के अंदर ये बहुत सारे कांड हुआ करते थे, मुझे याद है ऐसे होती हुई चीजें। फिर आए एसएसएल, जहां पर इंक्रिप्शन होना शुरू हो गया। अब सिंपल सी बात, अगर मैंने अपना ओटीपी भरा और सबमिट किया, ऑल्दो ओटीपी भी अभी आया, पहले नहीं था, पर मान लो मैंने ऑनलाइन पेमेंट करी है, उसमें ओटीपी आया, मैंने ओटीपी भरा, सबमिट करा। सबमिट करने के बाद में सिर्फ 4-5 सेकंड का ही वेट होगा, कुछ मिनिमम सेकंड का ही वेट होगा। अगर उससे ज्यादा टाइम लगा ना तो वो फेल हो जाएगी अपने आप ही ट्रांजेक्शन। अब 4-5 सेकंड का जो वेट लग रहा है, इतने के अंदर हैकर को आना है और वो सारे इंक्रिप्शन, सारे एक तरह से ताले तोड़ने हैं, और ताले तोड़ने के बाद में उसको सारा डेटा निकालना है। तो 4-5 सेकंड अभी के टाइम पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत टफ था। अब अगर क्वांटम कंप्यूटर आता है तो वो ताले जल्दी तोड़ सकता है, आप ये मान के चलो। तो 90 ताले तोड़ने का सिस्टम आ गया है। हम मान के चल रहे हैं 1 बिट इंक्रिप्शन मतलब 1 ताला, तो अभी 90 ताले तोड़ दिए। जर्नली जो अच्छी वेबसाइट्स होती है, जो ठीक ठाक वेबसाइट भी होती है, उन पे 256 बिट का इंक्रिप्शन होना चाहिए। 1000-2000 वाली भी होती है, ज्यादातर अच्छी वेबसाइट्स में ज्यादा इंक्रिप्शन होता है। बट आप मान के चलो 90 तक पहुंच गए हैं, ये नॉर्मल लेवल पे है। हैकर्स तो पता नहीं कितना बड़ा क्वांटम कंप्यूटर बना के बहुत सारे कांड कर सकते हैं। तो क्यू डे जल्दी आ सकता है। क्यू डे मतलब ऐसा दिन कहा जाता है जहां पर क्वांटम कंप्यूटर्स अभी जो इंक्रिप्शन का लेवल है उसको तोड़ देंगे। तो सिंपल सी बात, अभी तोड़ेंगे तो इंक्रिप्शन हम और स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे। पर कहानी है ना, आप ज्यादा इंक्रिप्शन स्ट्रॉन्ग करोगे तो उसकी वजह से आपके ऊपर भी तो लोड पड़ेगा ना। तो अभी जो सिस्टम यूज किया गया है वहां पे 5760 क्यूबिट्स की कंप्यूटेशन यूज करी गई है। अब फ्यूचर के अंदर क्या पता और खतरनाक आ जाए। कमर्शियल ग्रेड के ऊपर भी आ रहे हैं ना ये कंप्यूटर्स वगैरह, तो क्या पता हैकर्स वगैरह ऐसे 10,000, 20,000, 50,000 कंप्यूटर्स लेके जोड़ दे और कुछ कांड कर दे, या फिर कुछ और नई पावरफुल मशीन्स भी आने लग जाए। बाकी नासा वालों की बात करके चले तो उन्होंने कहा है कि मरकरी के अंदर 18 किलोमीटर थिक लेयर है डायमंड की। उन्होंने एक स्टडी करी, अर्थ के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके देखा कि भाई जिस तरीके से मरकरी है सब कुछ, इस तरीके से डायमंड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रही होगी। अगर जिस तरीके से अर्थ के ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ है वैसे ही अगर मार्स पे भी हो रहा होगा तो इतनी मोटी लेयर ऑफ डायमंड हो सकती है। डायमंड है सदा के लिए, फ्रॉड है भाई ये पूरा पूरा। डायमंड सदा के लिए है बट रेयर नहीं है, रेयर अर्थ मेटल नहीं है, बहुत सारा है, भरपूर पड़ा हुआ है, बस खोदो और निकाल लो। अब तो लैब ग्रोन भी आने लग गए हैं। बाकी टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बढ़िया चीज और हो रही है। क्रोम जो कुकी को बैन करने का प्लान कर रहा था वो उसको रोक रहा है। भाई शुक्र है, एज अ डिजिटल मार्केटर बहुत अच्छी चीज है। मैं आपको समझा देता हूं होता क्या है। अगर मैं किसी की वेबसाइट पे जाता हूं, मान लो मैं अमेजोन पे गया, तो अमेजोन पे मैंने जो भी एक्टिविटी करी वो एक्टिविटी ना मेरे ब्राउजर के अंदर स्टोर हो गई एक तरह से। अमेजोन वालों ने एक कोड जिसको हम कुकी कहते हैं वो छोड़ दिया है मेरे ब्राउजर के अंदर, जो कि कोई वायरस नहीं है बट एक तरह से छोड़ दिया, जिसकी वजह से अमेजोन मुझे ट्रैक कर पा रहा है। अब अगर मैं किसी और वेबसाइट के ऊपर जाता हूं ना तो अमेजोन मुझे ढूंढ सकता है कि भाई ये वही बंदा है जो यहां पे ये कर रहा था। इसकी वजह से मार्केटर्स को बहुत मदद होती है, बंदों को रीमार्केटिंग करने में, बहुत कुछ करने में। तो गूगल ने जुलाई 2023 के अंदर बोला था ये कुकी वाला सिस्टम हम खत्म कर देंगे। हम देख रहे थे एप्पल वाले भी बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे थे कुकीज को लेके। ऐप के अंदर कह रहे थे कि भाई हम ऐप के अंदर ट्रैकिंग को डिसेबल कर देंगे, ब्राउजर के अंदर ये कर देंगे। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाई ट्रैकिंग खत्म हो जाएगी। ट्रैकिंग खत्म होने का मतलब डिजिटल मार्केटिंग की जो सबसे बड़ी मोट है वो खत्म हो जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग में हम फनल बना के काम करते हैं कि आपको सबसे पहले मेरे बारे में पता लगेगा, उसके बाद आपको पता लग गया एक बार, आप मेरी वेबसाइट पे 2-4 मिनट बिता लिए, अब मैं आप में इंटरेस्ट जनरेट करूंगा, अब मैं आपको ऐड दिखा के थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट करूंगा। जब मुझे लगेगा आप में इंटरेस्ट जाग गया है तब मैं आपको बताऊंगा अपने प्रोडक्ट के बारे में, कंसिडर करवाऊंगा कि भाई आप मेरा प्रोडक्ट भी ले सकते हो। उसके बाद मैं आपको ऑफर पिच करूंगा, प्रोडक्ट बेचूंगा। तो बेसिकली एक फनल होता था प्रोडक्ट को बेचने का। ये चीज तब हो सकती है जब मैं एक कुकी आपके ब्राउजर में डालूं और मैं ट्रैक कर पाऊं कि भाई इस बंदा यहाँ गया, यहाँ किया, अब इसने ये वाली ऐड देख ली, अब इसको ये वाली दिखा दो, अब ये वाली देख ली, ये वाली दिखा दो। तो सबसे बड़ा डिजिटल मार्केटर्स को यही डर था कि भाई ये कुकीज वाला सिस्टम खत्म हो गया और जो सबसे वाइडली यूज ब्राउजर है उसके अंदर हो गया, तो रीमार्केटिंग कैसे होगी। ऑलरेडी थोड़ा सा ऑटोमेशन वाली ऐड आ गई है लेवल 1 के ऊपर। फनल की जो मैं बात कर रहा हूं उसमें जो सबसे पहली वाली एड्स चलाते हैं जहां पर हम अवेयरनेस करते हैं, लोगों को अपने बारे में बताते हैं, वो मेरे हिसाब से एआई बहुत अच्छा कर पा रहा है। जो भी ऑटोमेशन वाला काम आ रहा है वो बेटर कर पा रहा है।
नीचे वाले फेजेस के अंदर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता था। अब नीचे वाले फेजेस ही खत्म हो जाएंगे तो मार्केटर्स की जरूरत क्या पड़ेगी भाई? प्लेटफॉर्म खुद ही कहेगा ले भाई पैसे दे, मैं ऐड चला लूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही टेक न्यूज आपके लिए डेली लाता रहता हूं। बाकी नासा वालों ने एक नया प्लैनेट डिस्कवर किया है जिसकी टेल है, ये अपनी ऑर्बिट को 30.5 घंटे के अंदर पूरा करता है। ये जो उनका सन है उसके बहुत ही पास में है, अर्थ से तकरीबन मान के चलो 140 लाइट ईयर दूर है, और ये प्लेनेट डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब एक तरह से घुल रहा है। वहां का जो सन है उसके बहुत पास है और घूमे जा रहा है, 30 घंटे के अंदर एक चक्कर लगा रहा है, और घुल के जो उसके ऊपर की लेयर है वो जल रही है और वो पीछे ट्रेल बना के जा रही है, ऐसा लग रहा है पूंछ बनी हुई है। कहा जा रहा है इसकी टेल 9 मिलियन किलोमीटर की है, मतलब जो इनकी ऑर्बिट है उसके आधे के आसपास। और जो ये मास छोड़ती हुई जा रही है ना पीछे से, वो एक तरह से मान के चलो माउंट एवरेस्ट के मास के बराबर है, उतना मास छोड़ती हुई जा रही है। जिस तरीके सब कुछ चल रहा है, कैलकुलेशन ये कहती है कि 1 से 2 मिलियन ईयर्स के अंदर ये कंप्लीटली प्लेनेट वैनिश हो जाएगा। बाकी ओपन एआई की बात करके चले तो वो शॉपिंग फीचर ऐड कर रहे हैं अपने अंदर नेटिवली, शॉपिफाई के साथ में इंटीग्रेट करके। ये अगेन एक गलत चीज हो गई है। गलत चीज क्यों हो गई है? अभी के टाइम पे एक नई फील्ड खुलती हुई दिखाई दे रही है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जिसको हम कहते हैं AISEO, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर मैं गूगल पे आज सर्च मारता हूं तो ऊपर मुझे सर्च ओवरव्यू वाला रिजल्ट दिखाई देता है, जो कि AI से होता है। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे चैट जीपीटी डायरेक्टली सर्च मार लेते हैं। मैं भी, मुझे कुछ जानना होता है मैं सीधा चैट जीपीटी से पूछ लेता हूं, वो बेटर मुझे बता देता है। गूगल पे मैं रिसर्च नहीं करता, क्योंकि मैं वहां पे उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता हूं, बहुत सारी बातें कर सकता हूं। तो अगर लोग एआई पे इतने डिपेंडेंट होने लग जाएंगे तो फ्यूचर ऑफ सर्चेस खत्म हो जाएगी। लोग कुछ भी जानना होगा तो सीधा एआई से पूछेंगे, तो अगर कोई प्रोडक्ट भी लेना होगा तो सीधा एआई से पूछेंगे। तो अगर एआई से पूछेंगे, एआई जो प्रोडक्ट रिकमेंड करेगा वही प्रोडक्ट बिकेगा। सीधा सा लॉजिक है। अब सिंपल सी बात, अगर आपकी वेबसाइट शॉपिफाई पे बनी होगी तभी एआई आपका प्रोडक्ट रिकमेंड करेगा। ये गलत चीज करिए, मतलब बेसिकली पार्टनरशिप करिए इन दोनों ने मिलके। अब आपको कुछ इसके लिए थर्ड पार्टी को जुगाड़ तो करने की जरूरत नहीं है। नेटिवली शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाओ, ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट चैट जीपीटी पे लिस्ट हो जाएगी और वहां पर आपके प्रोडक्ट दिखाई देने लग जाएंगे। अच्छी चीज है, बट मुझे लगता है जल्दी शायद ओपन एआई इस चीज को समझेगा और वो कुछ पैनल टाइप्स लेके आएगा जहां पर हम अपनी वेबसाइट्स को इंडेक्स करवा सकते हैं। पर अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देंगे कि भाई ये ले मेरी वेबसाइट भी यहाँ पे शोकेस करने लग जा। देखते हैं क्या ये गूगल शॉपिंग वाला सीन करेगा, जैसे गूगल ने अपने अंदर शॉपिंग का एक्सपीरियंस कर रखा है, वैसा कुछ करने की कोशिश करेगा, या फिर खाली ये नॉर्मल पार्टनरशिप है। टाइम बताएगा। बाकी ओपन एआई जो रेट लिमिट्स है GPT-4 की, जो प्लस यूजर्स है उनके लिए उसको बढ़ा रहा है, तो बहुत बढ़िया चीज है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लंबे टाइम तक बात कर रहे हो, पैसे वाले फ्री यूजर्स की बात नहीं कर रही, अगर आप लंबे टाइम तक बात कर रहे हो तो वो ये नहीं कहेगा कि भाई अभी कूल डाउन पीरियड आ गया, कुछ टाइम की बात करते हैं, वो लंबा एक्सटेंड करेगा। पर्सनली मैं अपने यूज केस की बात करके चलूं तो मेरे पास कूल डाउन नहीं आता है। मैं बहुत ज्यादा चैट जीपीटी यूज करता हूं, बट जो लोग कोडिंग में इसका यूज करते हैं ना, उनके लिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तो कॉन्वर्सेशन करता हूं कि भाई ये क्या है, ऐसा अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये डेटा दे रहा हूं तेरे को, प्लीज इसको एनालाइज करके दे। मैं उन कामों के लिए इसको ज्यादा यूज करता हूं। बट कोडिंग वालों के लिए क्या होता है, वो कोड जनरेट करके देगा, भाई कोड सही किया या नहीं किया, अप्लाई करके देखा, नहीं किया, उसने बोला ऐसे ऐसे करके दे, ऐसे ऐसे करके दे, तो उसके लिए रेट लिमिट का इश्यूज आते हैं। साथ में ओपन एआई वाले जल्दी ही अपना ओपन मॉडल निकालने वाले हैं, जो कि बेस्ट इन क्लास होने वाला है। कहा जा रहा है समर्स में ही निकाल देंगे, GPT-2 के नाम से इसको निकाला जाएगा और बेस्ट इन क्लास होगा, मतलब मार्केट में जैसे लोग काम कर रहे हैं उसी लेवल का होगा। लावा 4 लेवल का होगा तो भाई तो मजा ही आ जाएगा। मतलब मैं तो ये कहता हूं ओपन होगा। देखो सिंपल सी बात ये देखना है कि रिस्ट्रिक्शंस कैसी होगी। लामा ने कहने को तो निकाल दिया ओपन सोर्स, वो कंप्लीटली ओपन सोर्स नहीं है, उसमें बहुत सारी कैप्स है। ऑल्दो कैप बहुत ऊपर है, पर उसमें कुछ कैप है कि अगर आपने मंथली एक्टिव यूजर्स इतने मिलियन कर दिए तो उसके बाद में आपको हमसे फिर से लाइसेंस लेना पड़ेगा। हम आपको अप्रूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो हमारी चॉइस रहेगी। तो ऐसा माना जा रहा है रिस्ट्रिक्टिव लाइसेंस निकालेंगे, परमिशन निकालेंगे, मतलब लोग ज्यादा यूज कर सकते हैं। बाकी तो टाइम बताएगा निकालेंगे क्या और किस लेवल का होगा, सवाल ये भी है। कहा जा रहा है हाई एंड जो कंज्यूमर हार्डवेयर होते हैं उसके ऊपर एक काम करेगा। रीजनिंग मोड भी इसमें अनेबल किया जा सकता है। इसका मतलब बहुत ही खतरनाक मॉडल हो सकता है। किस लेवल का होगा, टाइम विल टेल। बाकी BYD वालों ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार कंटेनर निकाला है, जिसकी 9200 कार कैपेसिटी है। साइज भाई बहुत बड़ा है। इससे पहले नॉर्वे के पास में था, ये उससे भी बड़ा है। और BYD अपने आप को पोजीशन कर रहा है कि भाई अब हम गाड़ियां बेचेंगे पूरी दुनिया के अंदर फास्ट लॉजिस्टिक तरीके से, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं
गाड़ियां तो बहुत बढ़िया बना रहे हैं BYD वाले। नासा की बात करके चले तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को टेस्ट करने के लिए एटॉमिक क्लॉक को टेस्ट करने वाले, मैं आपको समझा रहा था होती कहानी क्या है। ऐसा माना जाता है कि अब अर्थ पे एक बंदा बैठा है, आपने एक रॉकेट के ऊपर किसी को बिठाया और उसको ऊपर भेजा और वो नीचे आया, ठीक है। अब अगर ये रॉकेट स्पीड ऑफ लाइट से ऊपर जाएगा और स्पीड ऑफ लाइट से नीचे आएगा, तो दोनों के अंदर अगर सेम घड़ी पड़ी है एटॉमिक लेवल पे, तो दोनों का टाइम बदल चुका होगा। आइडियली दोनों का टाइम सेम होना चाहिए कि अर्थ पे अगर मैं 10 मिनट बिता रहा हूं और वो 10 मिनट ऊपर गया और 10 मिनट के बाद नीचे आ गया, तो यहां पे भी 10 मिनट ही बीतने चाहिए। बट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि नहीं भाई, जो स्पीड है, जो ग्रेविटेशन है, उसकी वजह से भी एक इंपैक्ट पड़ता है। ऐसा अर्थ के ऊपर भी देखा जाता है पिरामिड्स की साइड पे, जहां पर अगर आप देखोगे तो लोग आपको तेज मूव करते हुए दिखाई देते हैं। मतलब पिरामिड्स के पास में जो टाइम है वो स्लो डाउन हो गया है। ऐसा विजुअली दिखाई देता है कि वहां पर लोग फास्ट मूव कर रहे हैं और यहां पर स्लो रह गए। तो इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा प्लेनेट है, कोई ऐसी जगह है जहां पे ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है, तो वहां पर टाइम जो होगा वो अलग स्पीड से चलेगा अर्थ के कंपैरिजन में। इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी, नहीं देखी तो देखना, ये वाला कंसेप्ट आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जहां पर एक बंदा जाता है और बस वो एक प्लैनेट में फंस जाता है, फिर वहां से वापसी आता है तो पता लगता है भाई सदियां बीत गई है, बहुत टाइम बीत गया। मतलब उसकी जो छोटी बच्ची होती है वो बुढ़ी हो चुकी है। तो वो जो कंसेप्ट बताया गया है ना, वही कंसेप्ट को प्रूव करना चाह रहे हैं ये एटॉमिक क्लॉक के थ्रू। बढ़िया चीज है भाई, सुन के भी अच्छा लग रहा है। मेरे को ये चीज बहुत फैसिनेट भी करती थी मेरे कॉलेज इंजीनियरिंग टाइम्स के अंदर। और ये किया क्यों जा रहा है? ताकि जीपीएस को बेटर किया जा सके, सैटेलाइट नेविगेशन की एक्यूरेसी को और बेटर किया जा सके। क्योंकि सिंपल सी बात मान के चलो, माइक्रो सेकंड्स का मतलब, माइक्रो भी नहीं कहूंगा, माइक्रो टू माइक्रो सेकंड का भी होगा, मतलब माइक्रो की बात भी नहीं करूंगा, पीटा या पीटा से भी नीचे वाले कोई भी सेकंड होगा, उसका भी अगर फर्क आ रहा है उसको भी एक्यूरेट किया जा सके। ये वाला एक्सपेरिमेंट इसमें मदद करेगा। बाकी जीपीएस की बात करके चलो तो मैंने पर्सनली जीपीएस पागल होता हुआ देखा है भाई, खासकर दिल्ली के अंदर जहां पर हाईवेज बने होते हैं ना, अगर आप हाईवेज के नीचे से यू टर्न लेते हो, कहीं पे लेते हो, मैप पागल हो जाता है भाई। मेरा तो हो जाता है। मेरे पास सैमसंग का Z Flip है, मेरे पास में iPhone 16 Pro है, मतलब लेटेस्ट ही है दोनों के दोनों, और दोनों के अंदर मैंने देखा है मेरी कार के अंदर का इंटरनल नेविगेशन भी पागल हो जाता है। वो पगला जाता है भाई, यहाँ 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 यहाँ, आप गलत जा रहे हो, फिर थोड़ी देर आगे जाने के बाद पता लगता है हम सही जा रहे हैं। अगर आपने ऐसे एक्सपीरियंस किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी यूके की एक स्टार्टअप है, उन्होंने एक रोबोट बनाया है जो कि वो स्मेल कर सकता है, ह्यूमन नहीं कर सकते। जो वाटर प्रूफ बायोनिक लिम्ब बनाया गया है, जो कि वायरलेसली ऑपरेट होगा और वो बहुत सारी चीजें देख पाएगा। तो अगेन अच्छी चीज है भाई, काम वाली का काम खराब कर सकते हैं ये चीजें। मतलब मैं वही सोच रहा हूँ ना, 4-5 साल डाउन द लाइन ये सारी चीजें आपस में एक ही डिवाइस में इंटीग्रेट हो जाएगी, जहां पर मेरे घर की सफाई भी कर देगा, मेरे कुत्तों को भी घुमाएगा, मेरे लिए खाना भी बना देगा। एक ही रोबोट होगा, 15-20 लाख रुपए का, वो सारा काम करेगा मेरे लिए और मैं आराम से चिल मारूंगा। आगे TSMC की बात करके चले तो 1.4 नैनोमीटर की उन्होंने A14 चिप निकाल दी है। 15% ज्यादा स्पीड, 30% कम पावर लगेगी। अगर मैं 2 नैनोमीटर चिप से कंपेयर करके चलूं तो बड़ी इंप्रूवमेंट है। माना जा रहा है 2028 के अंदर ये हमको प्रैक्टिकली बनती हुई दिखाई देगी। अब ये छोटी नैनोमीटर चिप से होता क्या है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपकी पावर कंजम्पशन कम हो जाती है। जितना छोटा जाओगे ना, उतनी कम पावर लगेगी, उतनी ज्यादा आपको एफिशिएंसी भी मिलेगी, मतलब उतनी तेज भी वो भागेगा। बाकी इसी के साथ में आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।